हिमाचल के सतलज नदी के किनारे बसा एक गांव। सुबह का समय था। पहाड़ों से ठंडी हवा बह रही थी। बच्चे नदी किनारे उथले पानी में पत्थर उछाल रहे थे। औरतें कपड़े धोते हुए नदी की लहरों से बातें कर रही थी। गांव का चौक चाय और पकौड़े की खुशबू से महक रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन आकाश पर काले बादल ऐसे छा गए जैसे किसी ने नीले आसमान पर स्याही फैला दी हो। पहाड़ों के पीछे गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी नदी अचानक उफान पर आ गई। एक गर्जना, जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। लोग समझ भी नहीं पाए कि क्या हो रहा है और पूरा गांव एक ही झटके में बह गया। घरों की दीवारें, चरखी, मवेशी, यहाँ तक कि चीखते लोग, सब नदी ने निगल लिया। कुछ ही घंटों में वहां सिर्फ कीचड़ और सन्नाटा बचा। पानी उतर चुका था, लेकिन यह छोटे से गांव के लिए अशुभ साबित हुआ। उस दिन बादल फटा था और गांव के आधे लोग बह गए थे। कई लाशें मिली, कई लापता हो गई। 2 दिन बाद सरकार ने राहत शिविर लगाया। ऊंचाई पर टेंट गाड़ दिए गए। जनरेटर की भनभनाहट लगातार गूंजती रहती थी, लेकिन उस आवाज से भी तेज था गंध का हमला। गंध सर्दी मिट्टी का, अजले मवेशियों का और उन लाशों का जिन्हें अब तक ढूंढा नहीं जा सका था। वॉलंटियर की टोली भी पहुंची। उनमें एक लड़की थी, रीना माथुर, उम्र 23, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश में राहत कार्य में शामिल हुई थी। रीना हमेशा दिलदार मानी जाती थी, लेकिन उस जगह का माहौल किसी की भी हिम्मत तोड़ देता। पहली ही रात उसने कुछ अजीब नोटिस किया। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। रात 11 बजे जनरेटर की आवाज धीमी पड़ चुकी थी। हवा में सिर्फ नमी और कीचड़ की गंध थी। रीना टेंट के बाहर निकली तो देखा, एक टेंट के सामने गीले पैरों के निशान थे। निशान अंदर तक गए थे, लेकिन बाहर लौटे ही नहीं। वह सिहर उठी। शायद कोई घायल अंदर गया हो और वहीं बेहोश पड़ा हो। उसने टॉर्च से झांका, अंदर कोई नहीं था। उस रात जब रीना अपने टेंट में सोने गई, तभी अचानक उसने टप 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 की आवाज सुनी, जैसे कोई भीगे पैरों से उसके टेंट के पास चक्कर लगा रहा हो। पैरों के साथ साथ एक गहरी भीगी खांसी भी गूंज रही थी, मानो कोई पानी से लबालब फेफड़ों को खींचकर खांस रहा हो। रीना ने डरते डरते आवाज दी, कौन है वहाँ? मदद चाहिए क्या? आवाज देते ही उसी पल पांवों की आहट थम गई, जैसे कोई सुन रहा हो, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। अब सिर्फ खामोशी थी। टेंट के भीतर हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। रीना ने खुद को कंबल में लपेट लिया, लेकिन पूरी रात उसे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उसकी सांसों की गिनती कर रहा हो। अगली सुबह वह कांपती आंखों के साथ उठी, लेकिन उसने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि बाकी वॉलंटियर पहले से ही थके हुए और निराश थे। शायद कोई उसे पागल समझता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 18 जून 2025 सुबह राहत शिविर में दिन चढ़ते ही अफरा तफरी शुरू हो जाती थी। लोग लापता रिश्तेदारों की लिस्ट लेकर अधिकारियों से चिल्ला रहे थे। कोई अपने घर का मलबा देखने जा रहा था, कोई राहत सामग्री बांट रहा था। रीना ने पिछली रात की बात किसी से नहीं कही। उसके चेहरे पर नींद की कमी साफ झलक रही थी। आंखें लाल थीं, होठ सूख चुके थे। धीरे से अपने दोस्त अमित गुप्ता, जो उसी टीम का वॉलंटियर था, को बताया कि उसने पैरों के निशान और भीगी खांसी सुनी थी। अमित हंस पड़ा। रीना, यह सब तेरे दिमाग का खेल है। तू थकी हुई है। यहाँ हर रात अजीब आवाजें आती है, मत सोच। लेकिन रीना जानती थी कि यह कोई भ्रम नहीं था। रात 12 बजे जनरेटर बीच बीच में झपक रहा था। शिविर आधा अंधेरे में डूबा था। रीना फिर वही आवाज सुनकर चौंक गई। भीगे पैरों की आहट, बिल्कुल उसके टेंट के चारों ओर। इस बार आहट और पास थी। साथ ही एक औरत की धीमी सिसकी, मुझे बचा लो, जैसे कोई पानी में डूबते डूबते मदद मांग रहा हो। रीना ने टॉर्च उठाई और बाहर निकली। किसी और के टेंट में खटपट नहीं हुई। बाकी सब लोग गहरी नींद में थे। उसकी नजर उसी खाली टेंट पर पड़ी, जिसके बाहर उसने पहले पैरों के निशान देखे थे। आज एक बेचैनी, वही बदबू। वह हिम्मत जुटाकर भीतर गई। टॉर्च की रोशनी में सब सूना था। बस एक कोना अजीब तरह से गीला था, जैसे कोई वहां बैठकर लगातार टपकता रहा हो। रीना का दिल जोर से धड़क रहा था। वह टेंट से बाहर निकली और आहट का पीछा करने लगी। पेड़ से होते हुए वह जंगल के अंधेरे में उतर गई। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं टूटती डालियों की चरमराहट थी।
आगे जाकर उसे एक पेड़ के नीचे काई पर ताजा गीलापन दिखा, जैसे कोई नदी में नहा कर आया हो और रीना का ही इंतजार कर रहा हो वहां खड़ा होकर। रीना ने नाम लेकर पुकारा, कौन है वहां? मदद चाहिए तो सामने आओ। लेकिन जवाब सिर्फ एक हंसी। रीना ने चीखा, लेकिन वो चीख किसी के कानों तक नहीं पहुंची। रीना वापस नहीं आई। सुबह शिविर में हड़कंप मच गया। वॉलंटियर ने सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 2 किलोमीटर अंदर जंगल में उन्हें रीना का बैग मिला। बैग में उसके कपड़े और पहचान पत्र थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी एक डायरी, खून से शनी। डायरी पेड़ की शाखा से लटकी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर टांग दी हो। पन्ने पानी और लाल धब्बों से भीगे हुए थे। कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। आखिरी पेज पर रीना ने लिखा था, मैंने उसे देख लिया है। 15 अक्टूबर 2025। शिमला से 4 दोस्त, कुणाल, नेहा, विवेक उम्र 22 और आदित्य उम्र 23 रोड ट्रिप पर निकले थे। कॉलेज की छुट्टी चल रही थी। लक्ष्य था कि हिमाचल के दूर दराज इलाकों को देखना, कैमरे में कैद करना और सोशल मीडिया पर डालना। शाम ढल रही थी जब उनकी गाड़ी एक छोटे से ढाबे पर रुकी। ढाबे का मालिक, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग धर्मपाल, उन्हें देखकर बोला, बच्चों आगे मत जाना। तीस्ता के पुराने किनारे की तरफ रात को कोई नहीं जाता। कुणाल ने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा, वहां भूत प्रेत है क्या? धर्मपाल का चेहरा अचानक कड़ा हो गया। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर रात को कोई पानी से भीगी लड़की मदद मांगे तो मुंह मत खोलना, वरना अगली सुबह सूरज तुम में से किसी को नहीं देखेगा। नेहा सहम गई, लेकिन विवेक और आदित्य मजाक उड़ाने लगे। भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर लोगों को डराना आसान है, आदित्य बोला। विवेक ने तय किया, आज की रात वही प्रैंक करेंगे कुणाल पे। रात 11:40 बजे चारों गाड़ी रोककर नदी किनारे पहुंचे। चारों में से कुणाल डरपोक स्वभाव का था। वह बार बार वापस लौटने की जिद कर रहा था, लेकिन बाकी तीनों हंसते रहे। योजना थी नेहा को पानी में उतारकर डूबने का नाटक करना। विवेक और आदित्य उसे सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे और कुणाल को डराएंगे। नेहा ने घबराकर कहा, मुझे तैरना भी नहीं आता, मजाक मत करो। लेकिन विवेक ने उसे धक्का दे दिया। पानी में छींटे उड़े। कुणाल घबराकर दौड़ा और चिल्लाया, नदी में छलांग लगा दी, नेहा बाहर आओ। लेकिन जब वो उसके पास तैरते हुए पहुंचा, तभी उसने देखा पानी में जो लड़की हाथ पांव मार रही थी वह नेहा नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल अनजान था। त्वचा सफेद और सूजी हुई, आंखें काली और गीली मिट्टी से भरी। सिर्फ एक हंसी। वह लड़की ठंडी निर्जीव मुस्कान के साथ कुणाल की तरफ देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, बचाओ। कुणाल की आंखें अंधेरा देखती चली गईं। वह बेहोश हो गया। अगली सुबह स्थानीय पुलिस को खबर मिली, नदी किनारे कुणाल अकेला पड़ा मिला। उसकी धड़कन तेज थी, आंखों में खून उतर आया था। तीनों दोस्त नेहा, विवेक और आदित्य गायब थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब कुणाल से पूछताछ की तो उसने कांपते हुए सिर्फ एक नाम दोहराया, अश्मिका। पुलिस को समझ नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चला कि वो शिमला से घूमने आए थे और रात में एक ढाबे पे रुके थे। पुलिस ने धर्मपाल से पूछताछ करते हुए एक गांव में पहुंची, लेकिन गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। बुजुर्गों के मुंह बिल्कुल सुन्न। धर्मपाल ने गहरी सांस लेकर कहा, वह अश्मिका थी। 2012 की बाढ़ में डूब गई थी। तब उसकी उम्र बस 19 साल थी। उस दिन भी नदी इसी तरह उफनी थी। अश्मिका पानी में बह रही थी। वह चीख रही थी, पर किसी ने उसे बचाने की जगह मोबाइल निकालकर वीडियो बनाया। पूरी भीड़ तमाशा देखती रही। उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से उसकी आत्मा इसी किनारे भटकती है, उसने बताया। 2012 में गांव वाले ने पुजारी रमेश को बुलाया। उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठान किया था। पुजारी रमेश ने लाल धागों से एक पुराने बरगद के पेड़ को बांधा था और मंत्र पढ़कर आत्मा को उसी पेड़ में बांध दिया था। कई साल तक वहां शांति रही, लेकिन जून 2025 की बाढ़ ने उस बरगद के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। अब अश्मिका फिर से आजाद थी और उसकी आत्मा सिर्फ उन्हीं को चुनती थी जो उसकी तरह मदद की पुकार अनसुनी कर दे। पुलिस ने कुणाल को हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन गांव वालों में डर फैल गया। अश्मिका अब कभी चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसके दर्द का हिसाब पूरा ना हो। कुणाल को मानसिक अस्पताल भेजा जा चुका था।
वह बार बार केवल एक ही नाम दोहराता था, अश्मिका, अश्मिका। 3 लापता दोस्तों की खोज बंद कर दी गई। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया, लोग नदी में बह गए, शव नहीं मिले, लेकिन गांव वाले जानते थे यह किसी बाढ़ का काम नहीं था। गांव की पंचायत ने फिर पुजारी रमेश को बुलाया, वही रमेश जिन्होंने 2012 में बरगद के पेड़ से आत्मा को बांधा था। अब उनसे उम्मीद थी कि वे दोबारा वही काम करेंगे। रमेश कांपती आवाज में बोले, उसका बंधन टूट चुका है। जब बाढ़ ने बरगद उखाड़ा तो उसके साथ साथ मंत्र भी मिट्टी में बह गए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, शायद किसी नए पेड़ में उसे बांधा जा सके। 23 अक्टूबर 2025 रात नदी किनारे एक नया बरगद लगाया गया था। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा में नमी और बदबू। गांव के लोग दूर खड़े थे। रमेश ने दिया जलाया, लाल धागों का गोला खोला और मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम अपवित्रः पवित्रो वा। आवाज गूंज रही थी, लेकिन हर शब्द के साथ नदी का बहाव और तेज होता जा रहा था। अचानक टप टप भीगे पैरों की आहट पास आती सुनाई दी। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। बरगद के तले मिट्टी गीली होने लगी, जैसे किसी का अदृश्य शरीर वहां खड़ा हो। एक औरत की सिसकी हवा में गूंजी, बचाओ। अनुष्ठान खत्म होते ही सब शांत हो गया। रमेश ने आंखें बंद कर मंत्र और तेज कर दी। गांव वालों को लगा अब सब ठीक हो गया है। पुजारी रमेश ने कहा, अनुष्ठान सफल हुआ। सब गांव वाले लौट आए। सुबह बरगद के नीचे रमेश का शव मिला। उसका शरीर उसी धागों से बांधा हुआ था जिन्हें उसने आत्मा को बांधने के लिए खोला था। चेहरे पर पानी की सूजन थी, फेफड़ों से झाग निकल रहा था, मानो वह गहरे पानी में डूबकर मरा हो। गांव वालों ने कहा, अब कोई शक्ति उसे नहीं रोक सकती, बंधन हमेशा के लिए टूट चुका है। उसके बाद से हर साल जब सतलज नदी उफान पर आती है, गांव वाले दूर दूर तक चले जाते हैं। बरगद अब भी खड़ा है, लेकिन उसकी शाखाओं से लाल खून रिश्ता रहते हैं। हर खून की शाखा एक बदला, रीना, नेहा, विवेक, आदित्य और अब रमेश। नदी के किनारे रात को कोई नहीं जाता। वहां एक बोर्ड लगा, उस पे चेतावनी लिखी है, अगर अंधेरे में किसी औरत की आवाज आए, मुझे बचाओ, तो मत देखना, मत जवाब देना, वरना सुबह तक तुम भी नहीं बचोगे। अब भी कभी कभार शांत रातों में जब हवा ठंडी होती है और पेड़ों से ओस टपकती है, तो गांव वाले साफ सुनते हैं, टप टप टप, भीगे पैरों की आहट, और फिर एक आवाज दर्द और गुस्से से भरी, कृपया मुझे बचा लो। जो लोग हिम्मत कर बाहर झांकते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। उनका नाम केवल बरगद की शाखाओं से लटकते लाल धागों में लिखा रह जाता है।